अभी ये 27 का बताया, 28 का बताया। अभी हम धारा 17 में आएंगे कि जो साझा गृहस्थी में वाइफ का रहने का जो अधिकार है। अभी साझा गृहस्थी यानी कि शेयर हाउस होल्ड। अभी शेयर हाउस होल्ड अगर पति के नाम पे नहीं है, उसके माँ और पिताजी के यानी कि वो वाइफ के सास ससुर के नाम पे है, तो वो पति के माँ और पिताजी वो पत्नी को, अपनी बहू को उस घर से निकालने के लिए, उसको जाने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। धारा 18 का जो है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर, यानी कि पति और उसके रिश्तेदारों ने पत्नी को कभी सताना नहीं है, उसको फिजिकल मेंटल टॉर्चर नहीं करना है, उसको गाली गलौज नहीं करना है। अगर वो कहाँ पे भी अलग से रहती है तो उसके घर पे नहीं जाना है, उसको धमकाना नहीं है, गाली गलौज नहीं करनी है। तो अगर इसका ब्रीच हो जाता है, अगर आप पति को इसका ब्रीच नहीं करना है, उसको धमकाना नहीं है, गाली गलौज नहीं करना है, तो इसीलिए धारा 18 के तहत प्रोटेक्शन ऑर्डर कोर्ट की तरफ से दिए जाते हैं। धारा 19 भी ऐसा है कि उसमें पत्नी को रेंट देना है, जो डिपॉजिट की अमाउंट देनी है, उसका रहने के लिए इंतज़ाम करना है। और अगर पत्नी चाहती है कि जिस घर में पति रहता है तो उस घर से पत्नी पति को निकाल सकती है, कि उसको भी कोर्ट डायरेक्शन दे सकते हैं कि पति को कि आप दूसरे घर में रहो, पत्नी के लिए घर रहने के लिए दो। लेकिन इस पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स है, वो हम आपको बता सकते हैं। आप कभी भी हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे मेंस राइट्स वेलफेयर फाउंडेशन को आप अप्रोच हो सकते हैं, उसका फ़ायदा आपको हो जाएगा। अभी धारा 20 यानी कि जो मेंटेनेंस है, मॉनिटरी रिलीफ, अगर पत्नी कमाती है तो भी उसको मेंटेनेंस देना पड़ता है। ये हमारा कानून है, जो एक तरफा कानून है, पत्नी के फेवर में कानून है, जो अबला नारियों के फेवर में कानून है, इसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन आप उसको मेडिकल एक्सपेंस देना है, उसको आर्थिक तौर पे मदद देनी है, इसके अलावा उसको कॉम्पेंसेटरी अमाउंट देने के लिए ये धारा 20 के तहत ऑर्डर्स कोर्ट निकाल सकते हैं। धारा 21 जो है कि चाइल्ड की कस्टडी, यानी कि चाइल्ड की कस्टडी आपको नहीं मिलती, चाइल्ड्स के विजिटेशन राइट्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ये स्पष्ट रूप से बताया है कि अगर पीड़ित व्यक्ति यानी कि जो वाइफ है वो अगर कहेगी कि मेरे बच्चों को मेरे पति से या उसके घर वालों से धोखा है, खतरा है, तो कोर्ट हस्बैंड के या वो पिता के फेवर में ऑर्डर नहीं करते हैं। लेकिन अभी जो अलग अलग हाई कोर्ट के जो गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट की जो चाइल्ड विजिटेशन के बारे में जो गाइडलाइंस है, अगर वो गाइडलाइंस आप कोर्ट में दाखिल करके कोर्ट को सेटिस्फाई करके दिखा के ये करते हैं, तो कोई डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में बच्चों का एक्सेस विजिटेशन राइट्स भी बाप को यानी कि हस्बैंड को मिले हैं। वैसे भी आप वो फिर विजिटेशन राइट्स के लिए आप एप्लीकेशन अलग सा मूव कर सकते हैं, आप कीजिए। अगर आप वैसा एप्लीकेशन करेंगे तो वाइफ को पता चलेगा कि अरे अगर मेरे बच्चे मेरे कस्टडी से गए तो मैं तो ख़त्म हुई, मेरा कुछ भी नहीं रहेगा। तो उसको डराना है, उसको धमकाना नहीं, उसको डराना है। कानून के प्रावधानों का उपयोग करके, कानून के प्रावधानों की मदद से उसको डराना है और उसकी सही जगह हमें कोर्ट में दिखाना है। धारा 22 का जो है कॉम्पेंसेशन जो ऑर्डर्स होते हैं कि उसको फिजिकल मेंटल टॉर्चर किया है, उसका नुकसान हुआ है, तो उसी स्वरूप में कोर्ट जैसे सेटिस्फाई होगा, जैसे आपकी आमदनी है, जैसा आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जैसा आपका वे आपको मिलता है आर्थिक रूप से, उसी के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपके अगेंस्ट में कौन से भी ऑर्डर हुए हैं तो धारा 29 के तहत आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील दाखिल कर सकते हैं। ऐसा है नहीं कि फाइनल जजमेंट को भी आपको चैलेंज कर सकते हैं। धारा 29 के तहत आप जो धारा 21 की जो ऑर्डर हुए उसको भी आप धारा 29 के तहत अपील दाखिल कर सकते हैं। 22 की जो ऑर्डर है, 18 की है या 20 की है, अब 23 की है इंटरिम मेंटेनेंस की, उसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। कितने बार भी आप चैलेंज कर सकते हैं, उसको कोई लिहाज नहीं है। एक बार ही जाना है ऐसा कुछ उसमें नहीं है, आप 2 बार 4 बार भी जा सकते हैं।
अगर आप कौन से भी एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करते हैं और उसका ऑर्डर हो जाता है, तो वो जो छोटे छोटे ऑर्डर्स है या फाइनल जजमेंट है उसकी कॉपी वाइफ को मुफ्त में मिलती है, लेकिन हस्बैंड को नहीं दी जाती। लेकिन कई कई माननीय कोर्ट में ऐसी ऑर्डर हो जाती है कि वाइफ को और हस्बैंड को दोनों को फ्री ऑफ कॉस्ट में उसकी कॉपी दी जाए। लेकिन आपको मुफ्त की कॉपी नहीं मिलती है, तो आप धारा 24 के तहत कोर्ट में एप्लीकेशन देकर वो जो ऑर्डर की जो कॉपी है फ्री में वो आप मांग सकते हैं, ले सकते हैं। अगर कोई ऑर्डर आपके अगेंस्ट में हुआ है, मानो कि इंटरिम मेंटेनेंस का हुआ है या प्रोटेक्शन का हुआ है, अगर प्रोटेक्शन का ऑर्डर आपके अगेंस्ट में हुआ है, आपने उसको सताया नहीं, प्रताड़ित नहीं किया, उसको मेंटल टॉर्चर नहीं किया, फिजिकली टॉर्चर नहीं किया, फिर भी आपके अगेंस्ट में ये प्रोटेक्शन ऑर्डर हुआ है, तो आप धारा 25 के तहत उसी कोर्ट में, सेम कोर्ट में आप ये एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जो ऑर्डर हुआ है वो मॉडिफाई करने के लिए, अल्टरेशन करने के लिए। लेकिन जो इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर आपको चैलेंज करना है वो आपको अपील में करना पड़ेगा, लेकिन जो प्रोटेक्शन ऑर्डर है वो आप सेक्शन 25 की मदद से उसी कोर्ट में आप अल्टर कर सकते हैं। अगर कोई आपका फैमिली कोर्ट में डिवोर्स का मैटर चल रहा है या रेस्ट्रिक्शन कॉन्जुगल राइट्स का केस चल रहा है या और दूसरा कौन सा केस चल रहा होगा कस्टडी का या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो ये वाइफ धारा 26 के तहत उसी कोर्ट में भी डोमेस्टिक वायलेंस के जो रिलीफ है वो मांग सकती है। लेकिन धारा 12 के तहत वो फैमिली कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये रिलीफ मांग नहीं सकती, ये आप ध्यान में रखिए। अगर आपके अगेंस्ट में जो कुछ भी ऑर्डर्स हुए हैं, चाहे वो प्रोटेक्शन पे हो या कॉम्पेंसेटरी कॉस्ट के हो या इंटरिम मेंटेनेंस के हो या फाइनल जजमेंट हो, वो जो है, और अगर वो आप कोर्ट के ऑर्डर का कंटेम्प्ट करते हैं या ब्रीच ऑफ कोर्ट ऑर्डर हो जाता है, तो अगर वाइफ झूठी ही कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दर्ज करती है कि इसने मुझे रास्ते में मुझे धमकाया, मुझे मारपीट की, गाली गलौज की, अगर वो कंप्लेंट कर देती है तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट धारा 31 के तहत वो सेपरेट एप्लीकेशन करेगी, ना कि जो डोमेस्टिक का मैटर पहले चल रहा था उसमें वो कर सकती है। वो ऐसा नहीं करेगी, उसको सेपरेट फाइल करना होगा। अगर डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में केस में वो उसने दाखिल किया है तो उस पर आपको ऑब्जेक्शन स्ट्रांगली लेना है, इसका फ़ायदा आपको हो जाता है। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने बताया कि जो भी आपके पास प्रूफ्स है, वीडियो क्लिप्स है, व्हाट्सएप चैट्स है, फोटोग्राफ्स है, वो एविडेंस एक्ट 65B के तहत आप विद एफिडेविट विद एप्लीकेशन CD में डालकर एक लिफाफे में पैक के कोर्ट में आप दाखिल करेंगे कि वो कोर्ट के सामने वो लिफाफा खोला जाएगा और उसका फ़ायदा आपको हो जाएगा। जैसे कि थोड़ी देर पहले आपको बताया कि CRPC धारा 91 और CPC ऑर्डर 11 रूल 14 के तहत आपको जो पेपर्स आपके वाइफ के इनकम सोर्स के मांगने हैं या कुछ और पेपर्स आपको मांगने हैं, चाहे वो इनकम टैक्स रिटर्न्स हो या बैंक के स्टेटमेंट हो या वो जहाँ पे वो काम करती है, सर्विस करती है, वहाँ के पेपर्स हो, वो मांगने हैं, तो आप सेक्शन 9 के तहत आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट आया है कि अगर पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट फाइल करती है तो माननीय जो लोअर कोर्ट रहेगा तो वो माननीय लोअर कोर्ट को नोटिस इशू करने से पहले सच में डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं घटी है, हुई है, ये देखना जरूरी है। और जो वाइफ ने एलिगेशंस उसमें किए हैं, जो एलिगेशंस उसमें दिए हैं, कुछ फ्री प्रूफ्स उसमें दिए होंगे, तो वो लोअर कोर्ट को वो प्रूफ्स देखने होंगे। और अगर उसमें कुछ तथ्य नहीं है, प्राइमा फैसी उसमें एविडेंस कुछ नहीं है, तो लोअर कोर्ट को जो वाइफ ने जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो प्रकरण दाखिल किया है, केस दाखिल किया है, वो खारिज करना है। इसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट हुआ है, नेट पे भी सर्च करके आपको मिल जाएगा। अगर मेरे पास भी मिलेगा तो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं।
बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसके पहले कभी किसी ने बताई नहीं है शायद, लेकिन हम तो पुणे में, पूरे महाराष्ट्र में बहुत सारे केसेस में हमने ऐसे ये प्रयोग किए हैं। वो क्या है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अंतर्गत ये प्रकरण कोर्ट में दाखिल हो जाता है, आपको ये नोटिस आती है, नोटिस आने के बाद आप उसमें अपीयर हो जाते हैं, आपके पूरे घर वाले उसमें आना होता है। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सास, ससुर, जेठानी, ननद, इनको आने की ज़रूरत नहीं, ऐसा कहा जाता है। अगर उन सबको आप हर पेशी को, हर डेट को लेके जाना ही है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसमें एक एप्लीकेशन मूव कर दीजिए। पति पत्नी में जो पति होता है वो हीरो होता है, और जो हीरो होता है वो हीरो को वो पिक्चर से वो डिलीट नहीं होना है। जैसा कि ये डोमेस्टिक का हो या कोई 498 का हो या 125 का हो, उसमें से पति को डिलीट नहीं होना है। 498A में भी आप डिस्चार्ज का एप्लीकेशन लगा सकते हैं, तो आप सबका डिस्चार्ज एप्लीकेशन उसमें भी नहीं लगा सकते। पति, कम से कम पति और उसके माँ बाप तो रखो, लेकिन कई मौसी है, मौसा जी है, फूफी है, फूफे के मिस्टर है, बहन है, बहन के मिस्टर है, उनको डिलीट करने के लिए आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आप एप्लीकेशन मूव कीजिए। लेकिन कब करना है? जब भी आपको ये डोमेस्टिक वायलेंस का नोटिस आता है तो तुरंत आप कोर्ट में अपीयर हो जाएंगे। तो आपको WS देने से, रिटर्न स्टेटमेंट देने से पहले आपको ये एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करनी है। अगर ये एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल हो जाती है तो कोर्ट आपको इंसिस्ट नहीं करेंगे कि आपको WS देना है। कोई कोई कोर्ट बता दिए कि चलो WS भी आप रिकॉर्ड पे दे दो, लेकिन मेंटेनेंस, इंटरिम मेंटेनेंस का एप्लीकेशन पहले डिसाइड करना होता है। वैसे जो हम पार्टी डिलीशन के लिए एप्लीकेशन देते हैं वो भी कोर्ट को पहले डिसाइड करना होगा। जो CRPC धारा 91 के तहत एप्लीकेशन देते हैं वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। जो सेक्शन धारा 21 के तहत विजिटेशन राइट्स के लिए देते हैं वो भी पहले डिसाइड करना पड़ेगा, और उसके बाद ये केस अपनी हियरिंग पे आ जाती है। अगर ये डिलीट का एप्लीकेशन हम कोर्ट में मूव कर देंगे, मैंने तो बहुत केसेस में ये प्रयोग किया है और उसमें हमें सफलता भी मिली है कि 5-6 लोगों का नाम उसमें इंसर्ट किया है, 8-10 लोगों का नाम किया है, तो उसमें से 4-4, 5-5 लोगों के नाम परमानेंटली डिलीट कर दिए। उसमें भी दिल्ली हाई कोर्ट का एक रंजना गुप्ता का जो जजमेंट है वो भी इसमें बहुत फ़ायदेमंद है। उस जजमेंट में भी ऐसा दिखाया है, ऐसा रेशो है कि प्राइमा फेसी प्रूफ्स नहीं है, कोई केस में प्राइमा फेसी प्रूफ्स नहीं है, वो वाइफ ने नहीं दिए हैं, वो नहीं लिखे हैं, अगर जो एलिगेशंस किए हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, और जब वो पत्नी पति के साथ उसके ससुराल में रहती थी, जब उसको पति ने या उसके पति के रिश्तेदारों ने उसको प्रताड़ित नहीं किया है, फिजिकल मेंटल टॉर्चर नहीं किया है, अगर किया है तो पत्नी ने कौन से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की है, यह एप्लीकेशन दिया है, अगर नहीं दिया है तो ये जो माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का जो ये जजमेंट है तो उसमें यही दिखाया है कि अगर पत्नी ने पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की हो, प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं दिए हो, या उसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी एलिगेशंस किए, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट किए हैं और झूठे आरोप लगाए हैं, तो ये जजमेंट का फ़ायदा आपको होगा और आपके केस में से कम 5 में से 4 में से 8 में से जो कुछ भी अनावेदक इसने इंसर्ट हुए हैं उनमें से 1, 2, 4 जितने भी नाम डिलीट हो जाएगा तो आपके केस के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होगा, वो प्लस पॉइंट है। तो ये आप ज़रूर कर सकते हैं। कोई वकील लोगों का इस पर ऑब्जेक्शन है कि उनको ये ठीक नहीं लगता, लेकिन एडवोकेट के भी दिमाग में कुछ तो प्रश्न ऐसे घुलमिल होने चाहिए कि अपने पक्षकार के लिए, अपने पक्षकार को, उसके घर वालों को हम कैसे छुड़ा सकते हैं, इस चुंगल से कैसे बचा सकते हैं। ये प्रयत्न एडवोकेट ही कर सकता है, आप भी कर सकते हैं अगर आपको पूरी जानकारी कानून की है, पूरे प्रावधान आपको मालूम है, CRPC, CPC, एविडेंस एक्ट वगैरह वगैरह, अगर आपको मालूम है तो आप कीजिए। अगर आपको कम मालूम है तो आप आपके वकील की, जो प्रामाणिक रूप से काम करने वाले हैं, उनकी आप मदद लीजिए और उनकी मदद से आप ये काम कीजिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ उलझन है तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो कोर्ट में दाखिल है तो आपको ये पति पत्नी में बहुत से वकील लोग या कोई ये होता, हम देखते हैं कि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि उसमें मीडिएशन नहीं लेते, जज मीडिएशन या कोई
सीनियर एडवोकेट रहेंगे तो उनको मीडिएटर के तौर पे हम मांग सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में ऐसा नहीं होता है। 125 सीआरपीसी के केस में भी हम जो मीडिएशन मांग सकते हैं, लेकिन बहुत से केसेस में ऐसा नहीं होता है। कोई कोई वकील लोग भी शायद करते हैं, नहीं करते हैं, मालूम नहीं, लेकिन ये होना चाहिए। अगर ये जज मीडिएशन होगा या मीडिएशन होगा तो उसमें से कुछ तो अच्छा रिजल्ट निकलेगा, और जो आपके आगे के 8-10 साल है, 4-5 साल है, 2-4 साल है जो बढ़ने वाले हैं, वो आपके तुरंत भी वहाँ पे वो मैटर सेटल हो जाएगा, एमिकेबली सेटलमेंट हो जाएगी, और उसमें से कुछ तो आगे पीछे होकर आप सेटल होकर एक तो डिवोर्स ले सकते हैं, नहीं तो आप इकट्ठा रह सकते हैं। बहुत से केसेस में हमने यही देखा है कि हस्बैंड और वाइफ एक जगह रहने के लिए भी आए। बहुत से केसेस में ऐसा भी हुआ है, कई केसेस में ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने म्यूचुअली डिवोर्स ले लिया है। तो आपका पैसा भी बचेगा, टाइम बचेगा, और जो आपके सिर पर जो तलवार ऐसी घूम रही है वो तलवार परमानेंटली निकाल देने के लिए इसका फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। अभी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक महत्वपूर्ण बात रह गई है कि डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट। हर एक मैंने अभी तक जो पढ़े हैं, जो देखे हैं, तो उसमें से हमने देखे हैं कि डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट नहीं आता है तो हम आरटीआई लगाएंगे। आरटीआई में भी, आरटीआई की मदद से भी हम डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट मांग सकते हैं। डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है, क्या क्या दिया है, उसको देखकर हम डोमेस्टिक वायलेंस के केस में क्रॉस एग्जामिनेशन लेने के लिए उसका फ़ायदा कैसे कर सकते हैं। मेरे भाइयों, ये सब ठीक है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस के केस में अगर डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट नहीं है तो जब फाइनल जजमेंट होगा तो फाइनल जजमेंट के समय आपको ही ये फायदा होगा कि डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट नहीं है। महाराष्ट्र में मैंने कई केसेस में, यानी कि ज़्यादा तौर पे नहीं, लेकिन कई केसेस में ऐसा हुआ है कि डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट कोर्ट में नहीं है, लेकिन हमने कोर्ट को बताया नहीं कि डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट नहीं है, वो रिकॉर्ड में लाने के लिए ऑर्डर्स करो। भाई हम क्यों करेंगे? हमारी जो ड्यूटी है वो केस चलाना है। वाइफ की जो ड्यूटी है कि डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट कोर्ट में लाना है, तो उसकी ड्यूटी भला हम क्यों करें? डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट लाना है या नहीं लाना है ये वाइफ का काम है। अगर नहीं भी आता है तो ये माननीय जज साहब का, कोर्ट का काम है। अगर वो डायरेक्शन देते हैं और फिर भी डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट कोर्ट में नहीं आता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। अगर डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट कोर्ट में नहीं है तो वाइफ ने धारा 12 के तहत जो मेन एप्लीकेशन लगाई है उसमें वाइफ ने क्या क्या एलिगेशंस किए वो तो आपके पास है ही। तो डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट की आपको ज़रूरत ही नहीं। जो इसके पहले मेरे वकील भाइयों ने बताया कि डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट आप चैलेंज करो, 482 में आप हाई कोर्ट में जाओ, क्वैशिंग में जाओ। क्यों पैसा वेस्ट करते हो, क्यों टाइम वेस्ट करते हो, क्यों अपनी ये जो समस्याएं बढ़ा के लेते हो? ये मेरा कहना है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आपको ठीक लगे, अच्छा लगे तो भी आप इसको यूज़ करिएगा, अगर आपको ठीक नहीं लगे तो आप इसको अवॉइड करिए। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत आपके फ़ायदेमंद ही है। सुप्रीम कोर्ट की भी इस पर जजमेंट्स है कि अगर डीआर डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट नहीं है तो वो केस, डोमेस्टिक का केस वाइफ का डिसमिस हो जाएगा। अगर वाइफ ने उसके डोमेस्टिक वायलेंस के केस में डेट इंसिडेंस वाइज उसने जो सर्कमस्टेंसेस, उसकी फैक्ट्स नहीं लिखी है तो आपको वो कॉन्ट्राडिक्शंस दिखाने के लिए क्रॉस में ये सब लेना पड़ेगा। और क्रॉस इन एग्जामिनेशन के बाद जब उसका एविडेंस आएगा, आपका एविडेंस होगा, तो आप जजमेंट में आप ये दिखा सकते हैं कि वाइफ ने उसके जो एलिगेशंस है वो डिटेल्स में नहीं दिए हैं। उसका जो फिजिकल, मेंटल उसको टॉर्चर किया है, उसकी प्रताड़ना हुई है, उसने वो बाय प्रूव नहीं किया है, तो उसको रिलीफ मांगने का हक और अधिकार नहीं है। इस पर भी जो कौशिक घरामी का जो केस लॉ है ये भी बहुत आपको फ़ायदेमंद होगा।
आप सर्च करके भी वो ले सकते हैं। अगर नहीं मिलेगा तो आप फ़ोन कीजिए, मेरा नंबर भी आपको थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। तो ये भी आप ऐसा कर सकते हैं। अगर वाइफ पढ़ी लिखी है, उच्च शिक्षित है और कमाने लायक है, जैसे कि आपको मालूम, सबको मालूम है कि जो ममता जायसवाल का जो जजमेंट है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, वो भी आप यूज़ कीजिए। लेकिन वो जो जजमेंट है वो हिंदू मैरिज एक्ट धारा 24 पर है, इंटरिम मेंटेनेंस पर। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, हाँ, ये क्वासी क्रिमिनल क्वासी सिविल है, तो उसका भी आप डोमेस्टिक वायलेंस में फ़ायदा उठा सकते हैं, ले सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि ये 498A का डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का 125 का जो मिसयूज़ बढ़ रहा है, हो रहा है, उसको रुकाने के लिए और उसमें से हमें खुद को और अपने घर वालों को छुटाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैंने कल भी बताया, इसके पहले भी हमारे जो वकील भाई थे उन्होंने भी बताया कि पुरुष आयोग जरूरी है, पुरुष मंत्रालय जरूरी है। और पुरुष आयोग होने के लिए, पुरुष आयोग बनने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर, एक दूसरे को सहयोग देकर अपनी ये ताकत बढ़ानी है। मेंस राइट्स वेलफेयर फाउंडेशन को, राष्ट्रीय पुरुष आयोग समन्वय समिति को, पुरुष हक संरक्षण समिति को आपको सहयोग देना है, सहयोग बढ़ाना है। अगर आपके कुछ प्रॉब्लम्स है, आपके कुछ क्वेरीज है, तो आप मुझे भी फ़ोन कर सकते हैं। हमारे जो मेंस राइट्स वेलफेयर फाउंडेशन की प्रज्ञेश जी है, तारिक अनवर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, उनको भी आप कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7507004606। अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ समस्या है, तो आप खुद भी मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आज हमने 125 CRPC और डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर पूरी प्रोसीजर नहीं देखी, लेकिन आपको कैसी तैयारी करनी है, आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या एप्लीकेशंस आप मूव कर सकते हैं, कैसे कैसे आप रिलीफ मांग सकते हैं। और वाइफ जैसे रिलीफ मांग सकती है, जैसे वैसे पति भी मांग सकते हैं। तो आपको इसको फ़ायदा होगा, आपको इसको फ़ायदा उठाना है। इसीलिए आज जो हमने चर्चा की है, इसका आप फ़ायदा उठाए।